सफलता के पीछे क्या कोई ऐसा तय फॉर्मूला हो सकता है जिसे कोई भी इंसान सीख सके? मतलब इतिहास में कई बार यह सवाल पूछा गया है। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस सामग्री का विश्लेषण करने वाले हैं वो इस सवाल का बहुत ही ठोस जवाब देती है। हाँ, और ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि 500 से ज्यादा बेहद सफल लोगों के जीवन के 25 वर्षों के अध्ययन का निचोड़ है। आज हम नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के मूल और संशोधित संस्करण के पन्नों में गहराई से उतरेंगे। देखिए, इस विशिष्ट संस्करण की खासियत यह है कि इसमें उन सभी हिस्सों को वापस लाया गया है जिन्हें पहले के संस्करणों से हटा दिया गया था, विशेषकर वो हिस्से जो आर्थिक महामंदी के दौर की कड़वी सच्चाई को दर्शाते थे। सही कहा। और सूचनाओं के इस भारी बोझ को बचते हुए हमारा आज का मिशन उन शाश्वत नियमों को खोजना है जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। इस पूरे शोध की शुरुआत का किस्सा ही अपने आप में एक मिसाल है। हाँ, वो एंड्रू कार्नेगी वाली बात। कार्नेगी जो उस समय के सबसे अमीर इंसान थे, उनका ये स्पष्ट मानना था कि सफलता को एक विज्ञान की तरह डिकोड किया जा सकता है। उन्होंने एक युवा पत्रकार नेपोलियन हिल को एक अजीबोगरीब चुनौती दी थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कार्नेगी ने हिल को इस काम के लिए कोई आर्थिक भुगतान नहीं किया, बिल्कुल कोई वेतन नहीं। इसके बजाय उन्होंने अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति दांव पर लगाई, अपनी पहुंच। उन्होंने हिल को अपने समय के सबसे महान और सफल लोगों के साथ उठने बैठने का मौका दिया ताकि हिल उनके दिमाग को पढ़ सकें, उनके काम करने के तरीकों को समझ सकें। 25 साल तक बिना वेतन के सिर्फ एक शोध के लिए अपना जीवन लगा देना कोई छोटी बात नहीं है। और उस 25 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा रहस्य बार बार उभरकर सामने आया जिसे इस अध्ययन में कभी सीधे तौर पर एक शब्द में नहीं बांधा गया। हाँ, इसे इस तरह से पेश किया गया है कि जो व्यक्ति इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होता है, ये रहस्य खुद ब खुद उसके सामने आ जाता है। लेकिन एक स्पष्ट रेखा जरूर खींची गई है कि सफलता उनके कदम चूमती है जो सफलता के प्रति जागरूक होते हैं, जिसे अंग्रेजी में सक्सेस कॉन्शियस कहा गया है। बिल्कुल। जो लोग अपने विचारों को कोई निश्चित दिशा नहीं देते, वे अनजाने में असफलता के प्रति जागरूक हो जाते हैं। ये मानसिकता ही वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। और इस मानसिकता का सबसे पहला रूप है एक गहरी इच्छा। लेकिन यहाँ इच्छा का मतलब सिर्फ किसी चीज की चाहत रखने से तो नहीं है ना? नहीं, चाहत तो हर इंसान के मन में होती है। यहाँ बात हो रही है एक ज्वलंत इच्छा की, एक बर्निंग डिजायर की, जो इंसान की रातों की नींद उड़ा दे। इसे एडविन सी बार्न्स की कहानी से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। बार्न्स के मन में महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ काम करने की एक तीव्र इच्छा थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो एडिसन के लिए काम नहीं करना चाहते थे। हाँ, वो उनके साथ एक व्यावसायिक भागीदार के रूप में जुड़ना चाहते थे। और उस समय बार्न्स की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि उनके पास ट्रेन का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उनका हुलिया भी किसी आवारागर्द जैसा ही था। तो इस स्थिति में कोई भी सामान्य इंसान क्या करता? शायद हार मान लेता या कुछ पैसे जमा करने का इंतजार करता। लेकिन बार्न्स ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक मालगाड़ी में छुपकर सफर किया और एडिसन के ऑफिस पहुंच गए। जब वे एडिसन के सामने खड़े हुए तो उनके पास सिवाय उस ज्वलंत इच्छा के और कुछ नहीं था। उन्होंने अपने दिमाग में वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। ये नहीं सोचा कि अगर ये काम नहीं बना तो कुछ और कर लेंगे। उन्होंने अपने सारे पुल जला दिए थे। और इतिहास गवाह है कि सालों की मेहनत के बाद उन्होंने वास्तव में एडिसन के साथ एक बड़ी व्यावसायिक साझेदारी की। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि विचार भौतिक वस्तुओं में बदल जाते हैं जब उनमें निश्चित उद्देश्य और ज्वलंत इच्छा का मिश्रण होता है। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा और खोलते हैं। हर कहानी बार्न्स की तरह पहली बार में ही मंजिल तक नहीं पहुंचती। सफलता अक्सर एक बहुत ही घुमावदार रास्ता तय करती है। हाँ, कभी-कभी ये बहुत क्रूर भी हो सकती है। बिल्कुल। आर.यू. डार्बी की कहानी इसका एक जीता जागता उदाहरण है जो हमें असफलता के एक अलग पहलू से मिलाती है। डार्बी की कहानी तो असफलताओं के मनोविज्ञान को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डार्बी सोने की तलाश में गए थे। उन्होंने अपने हाथों से खुदाई शुरू की, पसीना बहाया और आखिरकार उन्हें थोड़ा बहुत सोना मिला भी। इस शुरुआती सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने भारी मशीनरी में निवेश कर दिया। लेकिन फिर प्रकृति ने खेल खेला। अचानक वो सोने की नस गायब हो गई। उन्होंने और खुदाई की, हफ्तों तक मशीनें चलाईं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। और यहीं पर वह क्षण आता है जो ज्यादातर लोगों की नियति तय करता है। निराश होकर डार्बी ने हार मान ली।
उन्होंने अपनी सारी मशीनरी एक कबाड़ी वाले को महज कुछ $100 में बेच दी और वापस लौट गए। लेकिन वो कबाड़ी वाला कोई आम इंसान नहीं था। उसने खुद फावड़ा नहीं उठाया, बल्कि एक विशेषज्ञ इंजीनियर को बुलाया। और उस इंजीनियर ने क्या किया? उसने जमीन की बनावट और मिट्टी के प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन किया। उसकी रिपोर्ट हैरान करने वाली थी। उसने बताया कि सोना वहीं है जहां डार्बी ने खुदाई रोकी थी, उससे ठीक 3 फीट दूर। सिर्फ 3 फीट दूर, और उस कबाड़ी वाले ने उस जगह से लाखों डॉलर का सोना निकाला। ये घटना इस बात को पूरी तरह से उजागर करती है कि असफलता एक बहुत ही चालाक ठग है। बिल्कुल। इसे लोगों को तब गिराने में सबसे ज्यादा मजा आता है जब वो सफलता से ठीक 1 कदम दूर होते हैं। डार्बी सोने से सिर्फ 3 फीट दूर रुक गए थे। ये जीवन भर का पछतावा हो सकता था, लेकिन डार्बी ने इस असफलता को अपनी जीवन बीमा बिक्री के करियर में एक सबक के रूप में इस्तेमाल किया। हाँ, उन्होंने सीखा कि लोगों के ना कहने का मतलब हमेशा अंतिम ना नहीं होता। इसी दृढ़ता के बल पर वे अपने दौर में हर साल $10 लाख से ज्यादा का बीमा बेचने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में शामिल हो गए। और डार्बी के अंदर यह असीम दृढ़ता कोई रातों रात नहीं आई थी। उन्होंने हार न मानने की ये कला एक बहुत ही असामान्य घटना से सीखी थी, जिसकी कीमत सिर्फ 50 सेंट थी। वो पुरानी मिल वाली घटना। हाँ, डार्बी एक पुरानी मिल में अपने चाचा की मदद कर रहे थे। उस मिल में गेहूं पीसने का बहुत शोर था और उनके चाचा एक बहुत ही सख्त और डरावने स्वभाव के व्यक्ति माने जाते थे। तभी वहां एक छोटी सी बच्ची आई जो एक गरीब शेयर क्रॉपर की बेटी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत कमजोर दिख रही थी। उसने दरवाजे के पास खड़े होकर बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि मुझे 50 सेंट दे दो। चाचा ने अपना काम रोका, उसकी तरफ देखा और तुरंत उसे डांटकर भगाना चाहा, लेकिन वो बच्ची अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। जरा उस दृश्य की कल्पना करें। एक और एक शक्तिशाली गुस्से से भरा वयस्क इंसान है और दूसरी ओर एक गरीब छोटी बच्ची। चाचा ने दोबारा पूरी ताकत से चिल्लाकर उसे जाने को कहा, लेकिन बच्ची ने फिर से अपनी बात दोहराई। अब चाचा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने पास पड़ी एक लकड़ी की पट्टी उठाई और बच्ची की तरफ मारने के लिए तेजी से बढ़े। डार्बी जो ये सब देख रहे थे, उन्हें लगा कि अब कोई बहुत भयानक घटना घटने वाली है। लेकिन जैसे ही वो खूंखार व्यक्ति उस बच्ची के करीब पहुंचा, बच्ची पीछे हटने के बजाय 1 कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी विद्रोही चमक थी और उसने अपनी पूरी ताकत से एक तीखी आवाज में चीख कर कहा कि मेरी माँ को वो 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। और इसके बाद जो हुआ वो मानव मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। वो सख्त मिजाज चाचा अचानक वहीं रुक गया। उसने लकड़ी नीचे रख दी और अपनी जेब से निकालकर उस बच्ची को 50 सेंट दे दिए। ये घटना सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये निश्चित उद्देश्य का सबसे शुद्ध रूप है। उस छोटी सी बच्ची ने किसी भी तरह की शारीरिक ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। नहीं, उसने अनजाने में एक रहस्यमयी मानसिक शक्ति का उपयोग किया था। ये साबित करता है कि दृढ़ता और हार न मानने का रवैया किसी भी भौतिक अधिकार या डर पर भारी पड़ सकता है। ये सिर्फ इच्छा नहीं है, ये एक जिद है। जब कोई इच्छा एक अटूट जिद बन जाती है तो सामने वाले की मानसिक दीवारें ढह जाती हैं। खैर, दृढ़ता के इस गहरे सबक के बाद सफलता के सफर में जिस अगली कड़ी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है ज्ञान। लेकिन यहाँ ज्ञान की परिभाषा वो नहीं है जो आमतौर पर स्कूलों या कॉलेजों में सिखाई जाती है। यहाँ मुझे वो हेनरी फोर्ड का किस्सा याद आ रहा है। विशेषज्ञ ज्ञान के अध्याय से फोर्ड का वो मुकदमा जो इस भ्रांति को तोड़ता है कि किताबी ज्ञान ही सब कुछ है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की बात है, जब शिकागो के एक प्रमुख अखबार ने हेनरी फोर्ड को अज्ञानी शांतिवादी कह दिया था। फोर्ड एक बहुत बड़े उद्योगपति बन चुके थे और उन्हें ये टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने उस अखबार पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। अदालत में अखबार के वकीलों की पूरी रणनीति यही थी कि साबित कर दिया जाए कि फोर्ड वास्तव में अज्ञानी हैं। इसके लिए उन्होंने फोर्ड से इतिहास और सामान्य ज्ञान के उलझाने वाले सवाल पूछने शुरू कर दिए, जैसे बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन था या ब्रिटिशों ने विद्रोह को दबाने के लिए कितने सैनिक भेजे थे। वे दिखाना चाहते थे कि जो व्यक्ति इतनी बड़ी कंपनी चलाता है उसे दुनिया की बुनियादी बातों का भी ज्ञान नहीं है। जब वकीलों ने बेतुके सवालों की झड़ी लगा दी तो फोर्ड का सब्र टूट गया। फोर्ड ने कटघरे से आगे झुकते हुए उस वकील की ओर उंगली उठाई और कहा कि मेरी मेज पर बटनों की एक कतार है। मैं सही बटन दबाकर अपने किसी भी विशेषज्ञ को बुला सकता हूं जो मुझे व्यवसाय से जुड़ा कोई भी ज्ञान दे सकता है। तुम अपने दिमाग को इन फालतू के सामान्य ज्ञान से क्यों भरूं? अदालत में मौजूद हर व्यक्ति उस जवाब से स्तब्ध रह गया। ये एक अज्ञानी का नहीं
बल्कि एक सही मायनों में शिक्षित व्यक्ति का जवाब था। शिक्षा का अर्थ सिर्फ तथ्यों को रटकर दिमाग में भरना नहीं है। अंग्रेजी का शब्द एजुकेट वास्तव में लैटिन शब्द एडुको से आया है, जिसका अर्थ है अंदर से बाहर निकालना या विकसित करना। बिल्कुल, एक शिक्षित व्यक्ति वह है जिसने अपने दिमाग की क्षमताओं को इतना विकसित कर लिया है कि वो जो चाहे वो प्राप्त कर सके। सामान्य ज्ञान से कभी कोई व्यक्ति पैसा नहीं कमाता जब तक कि उसे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित न किया जाए। फोर्ड को सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस ये जानना था कि सही ज्ञान किसके पास है और अपने मास्टरमाइंड समूह का उपयोग कैसे करना है। फोर्ड का अपनी टीम पर यह भरोसा ही उन्हें इतना निडर बनाता था। और जब ज्ञान सही जगह से आता है तो इंसान उस एक दलदल से बच जाता है जो ज्यादातर लोगों को डुबो देता है, टालमटोल। हाँ, असफलता के 30 प्रमुख कारणों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि निर्णय की कमी उस सूची में सबसे ऊपर है। निर्णय लेने की क्षमता ही वो विभाजक रेखा है जो महान उपलब्धियां हासिल करने वालों को आम लोगों से अलग करती है। असफल होने वाले लोग निर्णय लेने में हफ्तों लगा देते हैं और दूसरों की राय से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इसके विपरीत सफल लोग बहुत तेजी से और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। निर्णय की ताकत को समझने के लिए अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा के इतिहास से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? हाँ, 56 लोगों ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। वो महज एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वो एक ऐसा निर्णय था जिस पर उन सब की जान दांव पर लगी थी। अगर अमेरिका वो युद्ध हार जाता तो उन सभी को फांसी पर लटका दिया जाता। थॉमस जेफरसन और जॉन हैनकॉक जैसे लोगों ने अपना सब कुछ उस एक निर्णय पर झोंक दिया था। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो उन 56 लोगों ने जो किया वो मास्टरमाइंड सिद्धांत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है। जब 2 या 2 से अधिक लोग किसी एक उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं तो उनके दिमाग की ऊर्जा एक तीसरी अदृश्य शक्ति का निर्माण करती है। कोई भी महान काम शायद ही कभी किसी एक इंसान के अकेले के प्रयास से होता है। इसी वजह से ये सुझाव दिया जाता है कि समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह बनाया जाए जहां विचारों पर खुली चर्चा हो सके। ये साझा ऊर्जा ही उन बड़े निर्णयों को जमीन पर उतारने की ताकत देती है जिन्हें अकेले लेना असंभव लगता है। तो ये सब असल में क्या मायने रखता है? क्या सिर्फ एक ज्वलंत इच्छा, दृढ़ता, निर्णय लेने की क्षमता और मास्टरमाइंड बना लेने से सफलता मिल जाती है? इस अध्ययन में एक बहुत ही कठोर नियम सामने रखा गया है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, और वो है अर्थशास्त्र का नियम। ये उन लोगों के लिए कड़वी सच्चाई है जो शॉर्टकट ढूंढते हैं या बिना कुछ किए अमीर बनने के सपने देखते हैं। बिल्कुल, अर्थशास्त्र का नियम साफ तौर पर कहता है कि इस दुनिया में बिना कुछ दिए कुछ हासिल करने जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। धन कमाने का केवल एक ही विश्वसनीय तरीका है, उपयोगी सेवा प्रदान करना। यानी बाजार अंततः उसी को इनाम देता है जो कोई वास्तविक मूल्य पैदा करता है। अगर कोई व्यक्ति समाज की समस्या हल कर रहा है तो धन उस सेवा का एक स्वाभाविक प्रतिफल बन जाता है। प्रकृति का अपना एक बही खाता होता है जो गणित के किसी भी नियम से ज्यादा सटीक है। जो लोग सोचते हैं कि वे इस नियम को तोड़कर बच सकते हैं, प्रकृति अंततः उनसे उसका पूरा हिसाब ब्याज समेत वसूल करती है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य पहलुओं को समेटें तो सफलता की कहानी हमेशा एक ज्वलंत इच्छा से शुरू होती है। वो इच्छा जब डार्बी की तरह एक अटूट दृढ़ता के साथ जुड़ती है तो कोई भी रुकावट रास्ता नहीं रोक सकती। और फिर हेनरी फोर्ड की तरह विशेषज्ञ ज्ञान और एक मास्टरमाइंड समूह की जरूरत होती है ताकि तेजी से निर्णय लिए जा सके। और अंत में ये सारी प्रक्रिया तभी सार्थक होती है जब दुनिया को कोई उपयोगी सेवा प्रदान की जाए, क्योंकि बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के सोचने के लिए एक अंतिम गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। इस अध्ययन में जिक्र है कि हर इंसान के पास एक मास्टर की होती है, एक ऐसी चाबी जो कोई जादुई चीज नहीं है। हाँ, ये इंसान के अपने दिमाग में किसी लक्ष्य के प्रति एक ज्वलंत इच्छा पैदा करने का विशेषाधिकार है। इस चाबी का उपयोग करने की कोई आर्थिक कीमत नहीं चुकानी पड़ती। लेकिन अगर इस मास्टर की का उपयोग ना किया जाए तो इसकी एक भयानक अदृश्य कीमत चुकानी पड़ती है, असफलता। जीवन में कई चीजों की कामना की जाती है, लेकिन उन सपनों की क्या कीमत है जिनके लिए कभी कोई दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाई जाती? क्या महज एक कमजोर सी चाहत रखी जा रही है या वास्तव में उसे हासिल करने की कोई जिद है?
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही किताबों व विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।